सॉरी स्टूडेंट्स, जो कहानी की समीक्षा है वो बीच में ही रह गई थी, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अभी मैंने कहानी के उद्देश्य के बारे में आपको बताऊंगी कि जब भी कोई कहानीकार किसी कहानी की रचना करता है तो उसके पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ठेस कहानी भी जो कि रेणु जी ने लिखी है वो भी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी में उन्होंने कटु वचनों से एक कलाकार के मन को लगी हुई ठेस और इससे उसकी बदली हुई मनोदशा के बारे में लेखक जी ने हमें बतलाया है कि कलाकार सदैव सम्मान का भूखा होता है। अपमान अथवा अपमानजनक व्यवहार कलाकार की कला के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, घातक होता है। अगर कोई कलाकार चुपचाप अपने घर लौट जाता है काम से तो समझ जाए कि कलाकार के मन को इससे ठेस लगी है और वह अब दोबारा से अपना कार्य नहीं करेगा। इसके साथ ही लेखक ने कहानी के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि संसार केवल गुणों को ही देखता है, अवगुण की उसकी निगाह में कोई कदर नहीं है। यही कारण है कि जब सृजन अपनी कारीगरी का हुनर दिखलाता था तो उसके घर में बड़े बड़े लोगों की लाइनें लगी रहती थी, उसके घर पे उनका आना जाना लगा रहता था। लेकिन जब से उसने चिक बनाना छोड़ दिया है, उसे कोई मजदूरी देकर भी उससे कोई मजदूरी करवा कर भी खुश नहीं है। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सृजन की गिनती ही नहीं करते हैं क्योंकि लोग उन्हें बेकार कहते हैं और उनको बेकार समझते हैं। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई भी उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं होता। क्या होगा उसको बुलाकर, मतलब ये एक संवाद के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि किस तरह के संवादों का रेणु जी ने यहाँ पर कलाकार के लिए प्रयोग किया है। इस कहानी में रेणु जी ने हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि जब भी किसी कलाकार के मन को ठेस लगती है तो उससे उसके मन की जो मनोदशा है वो किस प्रकार बदल जाती है कि वो उस कार्य को करना ही बंद कर देता है और वो उस कार्य को बंद करके कोई दूसरा कार्य करना शुरू कर देता है, चाहे उसकी उसमें रुचि ना हो। और दूसरा कार्य वो क्या करता है, जैसे पहले वो चिक बनाने का कार्य करता था, शीतल पाठी बनाता था, अब वो खेती-बाड़ी करने का कार्य जो वो मन से नहीं करना चाहता है। और जब वो कार्य मन से नहीं करता है तो उसकी उसमें रुचि भी नहीं है और जिसलिए जो अन्य जो लोग हैं जिनको मजदूरी करवानी है वो भी उसको बुलाने के लिए खुश नहीं हैं। कि कहते भी हैं कि क्या होगा उसको बुलाने, उसने बुलाकर उसको करना तो उसने कुछ भी नहीं है और उसको मुफ्त की मजदूरी देनी पड़ेगी। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है कि अगर कलाकार के मन को ठेस लग जाती है तो वो उस कार्य को मन से नहीं करता और उसको छोड़ देता है। आगे अब बात आती है भाषा शैली की। जब भी भाषा शैली के अंदर क्या है कि जब हम यहाँ पर ठेस कहानी की बात करते तो ठेस कहानी एक आम बोलचाल में लिखी गई है और इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है क्योंकि आधुनिक काल रेणु जी का जो स्थान है आधुनिक काल में आता है और आधुनिक काल में क्या है, भारतेंदु युग से लेकर आगे जितने भी समय बदले हैं, द्विवेदी युग हो चाहे छायावाद हो, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। आजकल हम जो भाषा पढ़ते हैं वो भी सारी किस्में हैं सरल सहज खड़ी बोली में है रचित है। और कहानी में तत्सम तद्भव जो भावानुकूल भाषा है उसका भी प्रयोग किया गया है। कहानी में तद्भव व आंचलिक देश शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है, जैसे क्या है चिक, मोटे, खेसारी, ये सारे आंचलिक शब्द हैं, इनका रेणु जी ने इस कहानी के अंदर प्रयोग किया है। कहानी में प्रसाद गुण सर्वत्र विद्यमान है कि जो प्रसाद गुण क्या है, जो पढ़ते ही समझ में आ जाए, उनका प्रयोग किया है। वाक्य विन्यास सरल और सहज हैं, रोचक हैं। कहानी प्रमुख रूप से आत्मकथात्मक शैली में प्रयोग की गई है और इसमें क्या है, जो संवाद हैं चित्रात्मक और भावात्मक हैं, शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पे कहानी की भाषा शैली का एक अच्छा सा उदाहरण देखिए। मैं सृजन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बउआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती को लेकर मैं क्या करूँगा, कौन पहनेगा। मेरे घरवाले जिंदा रहती तो मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। शीतल पाठी
जो मैं जो शीतल पाटी उसी को बनी हुई है, वह शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ कि यह काम मैं आगे से नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी और अब क्या। फिर प्रश्नवाचक, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा जो मान सम्मान था वो आपके घर में ही मिलता था, और वो मान सम्मान अब आपकी जो छोटी चाची है उसकी वजह से मेरा जो मान सम्मान है वो ख़त्म हो गया है। और अब मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं आगे से ये जो कार्य करता हूँ चिक बनाने का, वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर उसके बदले में मेरे को अगर मोहर वाली छाप वाली, अगर तुम मेरे को मोहर छाप वाली धोती दे दोगे तो उसको पहनकर भी मैं क्या करूँगा, जब मेरा कोई मान सम्मान ही नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी के तत्वों के आधार पर जो ये कहानी है एक सफल कहानी है। और रेणु जी ने इस कहानी के बारे में बड़ी, जैसे जो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया है, शीर्षक के बारे में बताया है, कथानक के बारे में बताया है, पात्र और चरित्र चित्रण, बड़े अच्छे से इस कहानी के बारे में रेणु जी ने हमें बतलाया है। और ये उनकी एक बहुचर्चित और बहुपठित कहानी है। और किस प्रकार क्या है जो लेखक के मन में किस प्रकार की जो एक उसको ठेस लगी है उसके बारे में यहाँ पे रेणु जी ने हमें बतलाया है। धन्यवाद।